हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था मैग्नेट्स का बिहेवियर क्या होता है, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और हमने साथ ही साथ देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हमने डिस्कस किया था टेस्ला होता है। उस लेक्चर में मैंने एक चीज़ मिस किया था, मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट। तो आज के लेक्चर में आप जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट तो टेस्ला होता है, जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं टेस्ला, और सिंबल से कैपिटल T। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट। बट द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। दिस इज गॉस, कैपिटल G। ठीक है, गॉस भी एक साइंटिस्ट का नाम है। नाउ गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशन है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। अब जैसे देखो यहाँ पे टेस्ला और गॉस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा यूनिट बिगर यूनिट है और कौन सा यूनिट स्मॉलर यूनिट है? तो टेस्ला एक बड़ा यूनिट है और गॉस एक छोटा यूनिट होता है, क्योंकि एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। मतलब 10 टू द पावर 4 गॉस मिल करके एक टेस्ला बनाते हैं। दैट मीन्स टेस्ला इज द बिगर यूनिट और गॉस एक स्मॉलर यूनिट है। तो ये पिछले लेक्चर से हमने ये सारी बातें की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या आता है करंट कैरिंग वायर के कारण। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग मैग्नेट्स और बाकी सारे मटेरियल्स में जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे, हम कंपास नीडल यूज़ कर रहे थे और एक मोनोपोल नॉर्थ पोल यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमने ये भी देखा था कि कंपास का डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट होगा, जिधर डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होगा मतलब जिधर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा वो डायरेक्शन हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बट मान लीजिए आपके पास वो कंपास ना हो तो आपको क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आज ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले ये समझ लो, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आज। देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं यूजिंग अ करंट कैरिंग वायर, मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो उसका हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग करना क्या है, आपको एक वायर लेना है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। जैसे ये वायर है मेरे पास, इस वायर में करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो ये वायर है, ये वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो करंट नीचे से ऊपर गया। अपने राइट हैंड के ये थंब वाले फिंगर को करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर दो। जैसे ही तुम करंट के डायरेक्शन में प्लेस करोगे और इस फिंगर को रैप करोगे इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ, तो जिधर ये फिंगर रैप होगा, जिधर ये फिंगर एन सर्कल होगा, दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो थंब यहाँ ऊपर है और इस पूरे कंडक्टर को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें अपने फिंगर से तो इधर घूम रहा है, मतलब फिंगर ऐसे कर्ल हुआ, तो जिधर फिंगर कर्ल हुआ इसके चारों तरफ वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल हमें बताता है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कई बार एग्जामिनेशन आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए व्हाट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्कस्क्रू रूल, एक्सप्लेन करिए इसको। तो यहाँ से डेफिनेशन देख लो, होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब आप इस तरह से इस वायर को पकड़ो कि आपका थंब इसके करंट के डायरेक्शन में रहे। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे। डायरेक्शन ऑफ करंट देख करके अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करना। देन उसके बाद क्या करना है, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एन सर्कल, जिस डायरेक्शन में फिंगर घूमेगा, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, फिंगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो फिंगर ऐसे नीचे रख करके थंब ऐसे फिंगर से ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। तो आज का मेन टॉपिक होगा करंट कैरिंग कंडक्टर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ठीक है, हेनरी ओरस्टेड। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई मैग्नेट रखा जाए
तो वो मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, क्या नाम है साइंटिस्ट का? ओरस्टेड। ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया या फिर क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा कि जब कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर है, जब किसी कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर के आसपास जब हम एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर रख लो ये मैग्नेटिक कंपास, तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक कंपास है और इस मैग्नेटिक कंपास का एरो ऊपर है और इस करंट कैरिंग वायर के अगल बगल में कहीं पे, तो मैग्नेटिक कंपास जब ऐसे रखोगे तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक कंपास तो एक मैग्नेट होता है, और मैग्नेट अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब उसे दूसरे मैग्नेट के आसपास रखा जाए। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, हमारे पास फिलहाल तो एक मैग्नेटिक कंपास है और मैग्नेटिक कंपास भी एक मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है कंपास के अंदर। तो ये तो मैग्नेट हमें पता है, बट ये मैग्नेट किस मैग्नेट के आसपास रखा गया जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ? तो उन्होंने सोचा कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण कुछ फील्ड जनरेट हो रहा है और ये फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है, तभी जाकर ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ। देखो कंपास निडल जो है ना, ये कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब आप इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखोगे तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक चीज़ और आप समझ लो पूरे लेक्चर में, कंप्लीट लेक्चर में आप ये समझ लो, जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो आपके पास या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट कैरिंग वायर या फिर हम बोल देते हैं कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करता है कि शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है। शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट, कोई भी सब्सटेंस अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है तो वो एक मैग्नेट है। सेकेंड पॉइंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, कोई भी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है। थर्ड पॉइंट, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप होगा वो डिसाइड करेंगे शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर को देख करके। जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। एक है स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर, दूसरा है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, इसी वायर को हम सर्कल के फॉर्म में बेंड करेंगे और इसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे। और तीसरा है करंट कैरिंग कॉइल, जिसे आप सोलेनॉइड कहते हैं। एक कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे और देखेंगे कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा बना। तो तीनों केसेस में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का शेप बनेगा। जैसे याद करो, पिछले क्लास में जब हम एक बार मैग्नेट बना रहे थे तो हमें पता था कि बार मैग्नेट का नॉर्थ और बार मैग्नेट का साउथ से हम डिसाइड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किधर बनने वाला है। तो जब बार मैग्नेट लोगे तो फील्ड लाइन्स का शेप ऐसा होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ ऐसा फील्ड लाइंस बनता है बार मैग्नेट के चारों तरफ। इसे हम कहते हैं शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरह का पैटर्न बनता है फील्ड लाइंस का, दैट इज कॉल्ड द शेप। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण अलग शेप बनेगा, सर्कुलर लूप के कारण अलग शेप बनेगा और कॉइल के कारण भी अलग शेप बनेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। लास्ट में एक और पॉइंट याद रखना, किसी भी वायर के कारण, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है तो तुम यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, राइट हैंड थंब रूल। इतनी सारी बातें के साथ आपका 3 टॉपिक फिलहाल कवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज के क्लास का, बिल्कुल अच्छे से समझना, पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो एक्सपेरिमेंट ओस्टेड ने ऑब्जर्व किया, इन्होंने बताया कि हम किसी भी वायर के चारों तरफ अगर
एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, मैग्नेटिक निडल को रखते हैं और उस वायर में करंट फ्लो करा देते हैं, तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, दैट मीन्स एक मैग्नेट बन जाता है। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे इन्होंने देखा कि एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के ऊपर रखा, मैग्नेटिक कंपास इस वायर के ऊपर था। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक कंपास को रखा गया तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक। दूसरा, जब इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को पलट दिया, जब डायरेक्शन ऑफ करंट को पलट दिया गया, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट था नीचे से ऊपर, अब इसी वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया ऊपर से नीचे। तो पहले जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंपास का डिफ्लेक्शन हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन, a magnetic compass got deflected due to the current carrying wire. Second observation, when the direction of current was reversed, the direction of deflection also reverses. तीसरा ऑब्जर्वेशन, अब हम जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को हम बढ़ा देते हैं। मान लो कि यहाँ वायर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अब हम वायर में करंट बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे करंट 1 एम्पियर फ्लो किया, यहाँ भी करंट 1 एम्पियर फ्लो किया, या हम 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं इस वायर के अंदर। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक कंपास था ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहा था। इन तीन चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बताया कि कोई भी मटेरियल हो या कोई भी कंडक्टर हो, मटेरियल मतलब हम केवल कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल कंडक्टर्स में ही करंट फ्लो होगा। कोई भी कंडक्टर अगर है तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से उस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस फील्ड के प्रेजेंस में किसी दूसरे मैग्नेट को रखा जाएगा तो वो मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये वायर है, वायर में करंट जा रहा था तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हुआ। अब जब ये फील्ड जनरेट हुआ तो तुम दूसरा मैग्नेट लाकर इसके सामने रख दोगे या इसके ऊपर रख दोगे, वायर के अगर ऊपर रख दोगे तो ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण ये वाला जो मैग्नेट है अंदर जो एरो दिख रहा है वो मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक। तो इन्होंने बताया कि अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। 3 ऑब्जर्वेशन याद रखना है आपको। पहला ऑब्जर्वेशन, जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अगर डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो फिर डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, अगर हम वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होता है। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। पहले देखो कम डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने लगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब इस मैग्नेटिक कंपास को इस वायर से दूर लेकर जाया गया, जब इससे दूर लेकर इसको जाएंगे तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा था, मतलब डिफ्लेक्शन खत्म होता जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो अपने रीजन में ही बनाता है, बहुत दूर में मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बहुत कम आएगा, क्योंकि वायर यहाँ पे तुम इतना दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो यहाँ पे वायर है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड मिलेगा तुम्हें। जैसे जैसे इस वायर से दूरी बढ़ाओगे तो फील्ड भी घटता जाएगा और ये कंपास नीडल कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन सब याद रखिएगा। अब ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है उसके शेप के बेसिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम किस पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर जिसमें करंट कैरी कर रहा होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, हम इसी वायर को बेंड कर देंगे ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। एंड थर्ड में हम पढ़ेंगे ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मतलब कॉइल। ये 3 टॉपिक्स आज के क्लास में हमें कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। आ जाइए, सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में समझना है और नोट्स बनाते जाना है। तो हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying, due to a current
कैरिंग, कैसा वायर, स्ट्रेट वायर। मतलब हम अभी जो वायर ले रहे हैं उसका शेप कैसा है, स्ट्रेट वायर है ये। तो मान लो कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट वायर। एक काम करते हैं, हम इस वायर के ऊपर एक कंपास रखते हैं, इस वायर के ऊपर। देखना पोजीशन ऑफ कंपास याद रखना, पोजीशन ऑफ कंपास को चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं। कभी क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ कंपास को, कभी कंपास को वायर के ऊपर रखेंगे और कभी कंपास को वायर के नीचे रखेंगे। तो दोनों केसेस में देखना थोड़ा डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर डिफरेंट डिफ्लेक्शंस आते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, हम कंपास के ऊपर, वायर के ऊपर कंपास रखते हैं पहले। तो जस्ट अ सेकेंड, चलिए सब कुछ ठीक है, ओके। तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वायर के ऊपर कंपास रखेंगे। ये रहा हमारा कंपास। अगर ये वायर है, अगर ये वायर है, इस वायर के ऊपर यहाँ पे कंपास रखा हुआ है इस तरह से। और याद रखना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। तो कंपास किधर डिफ्लेक्ट होगा आप ये बताओ। अगर इनिशियली कंपास सीधा सीधा ऐसे है, इसका नीडल सीधा सीधा ऐसे है, तो किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करो। थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही तुम थंब को प्लेस करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और तुम फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे इस तरह से, तो देखो ये नॉर्थ पोल है। जिधर फिंगर गया, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्थ पोल है, फिंगर घूम रहा है तो ये नॉर्थ पोल को हिट करेगा। जब ये हिट करेगा तो एरो इधर चला जाएगा। ये थंब है, ध्यान से सुनो, ये थंब है ना। एक बार और देखो वायर कैसा है, ये वायर स्ट्रेट वायर है। तो कंपास इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। इमेजिन करो यहाँ सामने में इसके ऊपर में एक कंपास है छोटा सा। हम इसका डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। कंपास के निडल ये है फिलहाल, हम इसका डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। कंपास इधर डिफ्लेक्ट होगा या इधर डिफ्लेक्ट होगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड को इस तरह से थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लेस करो, देन फिंगर्स को घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मतलब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तुम फिंगर को ऐसे घुमाओगे, फिंगर को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे, अच्छा एक और बात, कंपास ऊपर रखा हुआ है ना, ध्यान से सुनना। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, पीछे से फिंगर ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है फिंगर ऐसे हिट करेगा क्योंकि कंपास ऊपर रखा हुआ है। तो फिंगर को ऐसे घुमाइएगा, फिंगर का ये टिप देखना, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ऊपर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल को ऐसे हिट करेगा तो नॉर्थ पोल उधर चला जाएगा। अगर यही नॉर्थ पोल ऐसे, यही कंपास पीछे होता है इस तरह से, इसके ऊपर नहीं रखा होता, ये पीछे होता, तो क्या करते, हम फिंगर को जब घुमाएंगे ऐसे, ये जब फिंगर घूम रहा है इस तरह से, तो कंपास यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल के टिप पे ये फिंगर हिट करेगा। जब ये फिंगर हिट करे नॉर्थ पोल को तो नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा। तो जब ऊपर होगा तो उधर चला जाएगा, पीछे होगा तो इधर चला जाएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना। तो अभी फिलहाल ये कंपास ऊपर में है, ऊपर में, तो फिंगर के चारों तरफ, वायर के चारों तरफ हम फिंगर रैप करेंगे। जब फिंगर रैप करोगे तो पीछे गया, फिर ऊपर आ रहा है, देखो ये ऊपर आया। जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे निडल है, निडल को हिट करेगा तो निडल उधर चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा कंपास, ठीक। यहाँ पे कहाँ रख रहे थे हम कंपास को, टॉप ऑफ द वायर, टॉप ऑफ द वायर, वायर के टॉप पे रखा गया इस कंपास को। सेकंड में मान लो कि हम इस कंपास को वायर के पीछे रख रहे हैं। दिस इज द सेम वायर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। और अब की बार हम यहाँ पे इस कंपास को वायर के पीछे रख रहे हैं। ये है कंपास और ये वायर के पीछे है, बिहाइंड द वायर या बिलो द वायर बोल सकते हो, बिहाइंड द वायर। चलो बताओ फटाफट कि इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कंपास मान लो इस तरह से है, सीधा सीधा, इनिशियली ये डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे तुम करंट कैरिंग वायर के नीचे रखोगे इस कंपास को, डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगेन अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर को घुमाओ, ये रहा तुम्हारा वायर, फिंगर ऐसे घूमेगा तो कंपास इसके पीछे रखा है, बिहाइंड। तो ये फिंगर घुमा ऐसे, ये नॉर्थ पोल को इधर हिट किया तो नॉर्थ पोल को इधर हिट करेगा तो ये इधर चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ कंपास हो जाएगा वो पलट जाएगा। देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ कंपास पलट गया। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन इसलिए रिवर्स हुआ है क्योंकि तुम पोजीशन ऑफ कंपास चेंज कर रहे हो। पोजीशन ऑफ कंपास मतलब यहाँ पे क्या है, कंपास को पहले वायर के ऊपर रखा गया, फिर कंपास को वायर के पीछे रख दिया गया। तो दोनों केसेस में देख रहे हो डिफ्लेक्शन अलग अलग आ रहा है। अब तीसरा केस हम क्या करते हैं, हम एक पोजीशन पकड़ लेते हैं। तुम देख लो, तुम ये देखना चाह रहे हो कि ये देखना चाह रहे हो, दोनों में से कोई एक पोजीशन पकड़ लो। चलो ये पोजीशन पकड़ लो, बिहाइंड द वायर वाला केस देखते हैं। और उसके बाद फिर से हम करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है और कंपास अभी भी पीछे में है, बिहाइंड दिस वायर है।
तो ये वायर के पीछे चला गया कंपास। ठीक, कंपास फिलहाल ऐसा था, ये ऐसा था। अब ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे है नीचे की तरफ। तो हम थंब को नीचे की तरफ प्लेस करेंगे, थंब नीचे आ गया। याद रखना कंपास किधर है, कंपास पीछे में है, वायर के पीछे में। तो फिंगर को जब ऐसे घुमाइएगा तो ये फिंगर जा करके नॉर्थ पोल को हिट करेगा, तो कंपास इधर आ जाएगा। दैट मीन्स ये डिफ्लेक्शन अब इधर शो करेगा, अब इधर डिफ्लेक्ट करेगा। देखो पहले उधर डिफ्लेक्ट कर रहा था लेफ्ट में, अब ये राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने से हमारा कंपास भी डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगा। कैसे पलटेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने से, ठीक है, या फिर पोजीशन ऑफ द कंपास को चेंज कर देने से। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है इसको एक बार और समझेंगे। पहले अब यहाँ पे समझो कि यहाँ इस वायर के कारण, तो ये देखो ये तो प्रूफ हो गया कि ये मैग्नेटिक कंपास इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज करंट के चारों तरफ, ये करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो प्रूव हो चुका क्योंकि कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, और कंपास तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। दैट मीन्स ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। बोलो समझ आया? क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना रहा है। ठीक है भाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का शेप कैसा होगा इसको समझ लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वायर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक वायर, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट ऊपर की तरफ बह रहा है। अब हम इस वायर को एक काम करेंगे, ये हमारे पास एक बुक है, इस बुक को ऐसे रखो। ये बुक मान लो ऐसे फ्लैट सरफेस है, ये इस फ्लैट सरफेस से वायर को ऐसे पास करा दो। ये वायर ऊपर से यहाँ से छेद करके होल करके इस वायर को ऐसे पास करा दो यहाँ से, तो वायर ऐसा दिखेगा। ये वायर हो गया आपका। अब करंट जा रहा है ऊपर में, तो अब इसमें देखो कैसे होगा। थंब ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर रखो और अपने फिंगर्स को घुमाओ। जब तुम फिंगर्स घुमाओगे तो फिंगर्स ऐसे घूमेगा, मतलब इस सरफेस के ऊपर, इस बुक के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये होगा। अगर तुम ऐसे करके देखोगे इसको तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, कुछ ऐसा घूमेगा। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा सर्कुलर, इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर। तो यहाँ पे थंब रखो ऐसे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। फिंगर्स को घुमाइए, फिंगर्स ऐसे घुमा, ये है डायरेक्शन। तो इसको शो करने के लिए मान लो कि फील्ड लाइन्स यहाँ से निकला, पहले छोटा सा सर्कल बना रहे हैं इसके चारों तरफ, यहाँ पे बना देते हैं। ये छोटा सा सर्कल बना ऐसा, फील्ड लाइन्स यहाँ से निकला और पीछे वाला फील्ड लाइन्स हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, डॉट पॉइंट से बना देते हैं। तो ये ऐसे है, ये इस तरह से, मतलब अंदर गया फिर बाहर आया। ये डॉट लाइन्स पीछे वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जब भी मैं ये बनाऊँ ना डॉट्स, तो समझ जाना ये वायर के पीछे वाला पार्ट है और सॉलिड लाइन्स वायर के सामने वाला पार्ट है। तो ये वायर है, ये वायर है, ये वायर के चारों तरफ ऐसा फील्ड बना, ऐसा फील्ड बना। ठीक, तो पीछे जब जाएगा ये फील्ड, जब पीछे जाएगा तो डॉट से बनेगा और सामने जब आएगा तो सॉलिड लाइन्स हो जाएगा। तो पीछे डॉट्स और सामने सॉलिड लाइन्स। तो क्या ये डायरेक्शन कुछ ऐसा है? बताओ, डायरेक्शन ऐसा है। अब क्या एक लाइन बनेगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, क्योंकि फील्ड का देखो, फील्ड क्या होता है ना, फील्ड, इसके कारण फील्ड एक रेंज तक होता है। मान लो यहाँ तक फील्ड बना, तो यहाँ तक फील्ड का शेप कैसा होगा? कहीं पे भी तुम निकाल लो, तुम यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पर भी थंब ऊपर, फिंगर्स को से घुमाओ तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। तो छोटा सर्कल बनेगा, उसके बगल में एक और छोटा सर्कल बनेगा, फिर और छोटा सर्कल बनेगा, तो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसा बनेगा। ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ठीक, ये तीसरा सर्कल हो गया, फिर ये चौथा सर्कल हो गया। इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे और ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे सर्कल्स होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो एक ही है बट अलग अलग रेडियस है। देखो ये वाला सर्कल का रेडियस छोटा सा रेडियस, इस सर्कल का रेडियस और बड़ा, इस सर्कल का रेडियस और ज़्यादा, इस सर्कल का रेडियस और ज़्यादा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन का शेप मिलेगा दैट विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। और जब तुम बहुत दूर चले जाओगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल तुम्हें मिलेगा इसके चारों तरफ। क्लियर? इसके चारों तरफ बहुत बड़ा सर्कल मिलेगा। तो देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन फाइंड किया गया है, ये फील्ड लाइन फाइंड किया गया है राइट हैंड थंब रूल से। आप करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट कर रहे थे और फिंगर्स को ऐसे घुमा रहे थे, मतलब इस वाले रीजन में अंदर जाएगा, इस वाले रीजन में बाहर आएगा, इस तरह से। अच्छा, डायरेक्शन को बताने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। डायरेक्शंस को बताने के लिए कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। क्या क्या सिंबल्स हैं? एक तो डॉट है और एक क्रॉस। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड
द प्लेन, और ये परपेंडिकुलर होगा आउटसाइड द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर, आउटसाइड द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर। और क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड द प्लेन को, इनसाइड द प्लेन को, इनसाइड द प्लेन, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो किसी भी तरह का डायरेक्शन हो, मान लो तुम करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डॉट एंड क्रॉस से कर सकते हो। ये जो डॉट एंड क्रॉस है किसी के लिए भी कर सकते हो, तुम करंट के लिए यूज़ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन बताने के लिए, केवल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे बता सकते हो, करंट का डायरेक्शन इससे बता सकते हो, ये ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जैसे ही वायर में करंट फ्लो करेगा, ये वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स। शेप क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, शेप होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स, करेक्ट। अब थोड़ा स्ट्रेंथ देख लो, स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, ये भी बात है कि अगर तुम इस डायरेक्शन ऑफ करंट को पलट दोगे तो अब ये जो शेप आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये रिवर्स हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ज़रा इसको पलट कर देखते हैं, इसको पलट कर देखते हैं, करंट का डायरेक्शन को पलट दो। करंट ऊपर जा रहा था, अब करंट को नीचे भेज देते हैं इस तरह से, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। स्ट्रेट वायर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। थंब को, राइट हैंड के थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे की तरफ, और इस कंडक्टर को पकड़ो अपने बाकी फिंगर से, तो फिंगर ऐसे घूमेगा, मतलब पीछे इस तरह से आएगा और आगे से निकल कर ये होगा। दैट मीन्स ये जो शेप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, पीछे डॉट्स, आगे सॉलिड लाइन, ऐसा। तो अब फील्ड लाइन इधर से निकलेगा, देखो फील्ड लाइन अब उधर से निकल रहा है, मतलब ये पीछे से आगे आया, फिर आगे से फिर पीछे चला गया। तो इस तरह से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, इस तरह से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें मिलेंगे। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब पलट गया है। क्यों पलटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट पलट दिया था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को पलटने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाता है। ये भी कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये भी कंसेंट्रिक सर्कल्स है, बट इधर से देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा था इस रीजन से। मान लो इस रीजन को हम दे देते हैं पॉइंट P और इस रीजन का नाम दे देते हैं पॉइंट Q। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो पॉइंट P से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, देखो थंब नीचे, पॉइंट P से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इधर से अंदर जाएगा। तो P पे होगा बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहाँ से अंदर जाता हुआ मतलब इनसाइड। इनसाइड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड हो गया। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, उधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। यहाँ से अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस, इधर से बाहर आ रहा है मतलब डॉट। देखो ये पॉइंट वही है ना, पॉइंट P है और इधर पॉइंट Q है। ये पॉइंट P और ये पॉइंट क्या है? Q। तो पहले P में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, अब P में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे जैसे तुम डायरेक्शन ऑफ करंट को पलटोगे, वैसे ही तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पलट जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है, अगर तुम ये जो पॉइंट P तुम ले रहे हो, ये पॉइंट P अगर तुम इसको और दूर ले लो, ये रहा करंट कैरिंग वायर, ये रहा करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये है पॉइंट A, और इसी वायर से एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज़ पॉइंट B। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए R1 यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस मान लो R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो किस पोजीशन पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तुम्हें? कहाँ पे कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा? A पे कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा या फिर B पे कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा? अब तुम देखो, जैसे जैसे तुम इस करंट कैरिंग वायर से दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा। यहाँ पे फील्ड कम होगा, पास आओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, और पास आओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे दूर चले जाओगे तो फील्ड बहुत कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड भी घटता जाएगा, पास आते जाओगे फील्ड बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, इधर कंपास कम डिफ्लेक्ट करेगा, इधर कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप वायर से दूर जा रहे हो और पास आ रहे हो। ये हो गया। ठीक, एक और बात, अगर हमें इसी पोजीशन पे, किसी एक पोजीशन पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए, अगर हमें किसी एक पोजीशन पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा डिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप करंट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए सारे पॉइंट्स को एक जगह लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
इस कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, इस कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे आप बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इसका पॉइंट नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। नाउ कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड करता है? फैक्टर नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट इज आई, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। नंबर 2, और क्या फैक्टर होगा? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से डिस्टेंस लेना है, फ्रॉम द वायर। वायर से आप कितना डिस्टेंस आगे जा रहे हो, कितना डिस्टेंस पीछे जा रहे हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर से। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ओके, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, आर घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। जैसे देखो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे तुम आर का वैल्यू बढ़ाओगे, ये डिस्टेंस आर है, आर का वैल्यू जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पे उतना कम, जितना कम होगा आर का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, करंट जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, आर घटा दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, हाउ कैन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। देखो इस पूरे तीनों टॉपिक्स में, इन तीनों टॉपिक्स में अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया कंप्लीटली तो दोनों टॉपिक्स आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो अगर आप डायरेक्शन निकालना जान चुके हो करंट कैरिंग वायर के कारण, तो 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप बताओ इसके कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। आपको बताना है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया। और पॉइंट क्यू पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, ये एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे, ठीक, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे। दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। इनके बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल बीच पे, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ए है, या मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है 2a, तो a डिस्टेंस पे जा करके इस पॉइंट पे, ये है पॉइंट P, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा आपको बताना है। या नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। ठीक है, नंबर 3, अब इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं। एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा करंट नीचे की तरफ जा रहा है। दोनों में सेम करंट जा रहा है। अगेन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, और बिल्कुल बीच में यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ a, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपको बताना है। नंबर 4, ये हो गया हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यू हैव टू टेल मी कि यहाँ पे इस पॉइंट x पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर इसको पॉइंट P ही रखो, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलो बताओ फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब में बताना है और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसमें कितना होगा वो भी बताना है। ट्राई करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड से। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दो। ये लास्ट चैप्टर मैं करा रहा हूँ क्लास 10 फिज़िक्स का, लास्ट चैप्टर है ये। इसमें 2 से 3 लेक्चर्स और आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे PYQs। चलिए हो गया है सारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। देखो ये है हमारा वायर, करंट इस डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में करेंगे, ये रहा। तो फिंगर ऐसे रैप होगा, ऊपर से फिंगर बाहर आएगा
और नीचे से अंदर जाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ डॉट, यहाँ पे अंदर जाता हुआ क्रॉस। यहाँ पे लिखेंगे एट द टॉप ऑफ द वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन एंड एट क्यू इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, गोइंग इनसाइड द प्लेन। तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा कंप्लीट ऐसा। अगर ये वायर है ना तो इसके चारों तरफ ये वाला सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। आ जाओ यहाँ पे, आपको बताना था इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है। देखो ये जो करंट है ना, ये करंट के कारण ये पूरा डिस्टेंस 2a है, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर दो फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर देना। सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे, अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होने से क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन को सब्ट्रैक्ट और सेम डायरेक्शन को ऐड। आ जाओ यहाँ पे, तो ये है करंट कैरिंग वायर। थंब ऊपर, फिंगर पी में अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर आएगा लेकिन इधर से तो अंदर जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वायर और ये हो गया सेकंड वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, इसका डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन, अंदर की तरफ। अब इसके कारण देख लो, इसके कारण ये वायर ऊपर की तरफ करंट फ्लो करा रहा है, तो फिंगर जब घुमाओगे ऐसे तो इधर से अंदर जाएगा लेकिन इधर से बाहर आएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड, क्या है ये, आउटसाइड द प्लेन। अब ये बताओ, जितना मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर यहाँ पे बना पाएगा, क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर यहाँ पे बनाएगा क्या? कैसे? देखो आर सेम है यहाँ पे, यहाँ से इसका दूरी a, यहाँ से इसका दूरी भी a होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये a है तो ये भी a है। अगर दोनों के लिए r सेम है और करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और जिस डिस्टेंस पे तुम इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसी डिस्टेंस पे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B2, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। बट एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। एक अंदर की तरफ, मान लो अंदर की तरफ ये है, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम है, एक अंदर और एक बाहर, तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, मतलब दोनों सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब तुम निकालोगे तो दोनों को माइनस करोगे, B1 माइनस B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर। अब दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब B पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे दोनों वायर के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। एक के कारण 0 नहीं होगा, एक के कारण कुछ आएगा दैट इज B1, दूसरे के कारण भी कुछ आएगा दैट इज B2, बट इसका डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मान लो इसके कारण आया 5 टेस्ला तो इसके कारण भी 5 टेस्ला आएगा, इसके कारण 2 टेस्ला आया तो इसके कारण भी 2 टेस्ला आएगा, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो 5 माइनस 5 0 या 2 माइनस 2 0। इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे 0 मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं जान पाते तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता। तुम सोचते कि मैग्नेटिक फील्ड जितना पहला बना रहा है उतना दूसरा बनाएगा, तो दोनों को ऐड कर देते तुम गलती से। तो याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तब हम ऐड करेंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ, आपको बताना है इस पॉइंट पे सेम क्वेश्चन है, जो भी था सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पलट दिया गया है। आपको बताना है इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आ जाओ, तो यहाँ पे फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो थंब ऊपर, फिंगर ऐसे कर्ल होगा तो P में अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फर्स्ट वायर के कारण, B1 इज इनसाइड। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये करंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से फिंगर अंदर, यहाँ से बाहर, तो इधर जब जाएगा ना तो इधर अंदर आएगा और इधर बाहर, मतलब कि सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, सेकेंड वायर के कारण भी इनसाइड, फर्स्ट वायर के कारण भी इनसाइड, ये फर्स्ट वायर ये सेकेंड वायर, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अच्छा, जितना मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर बना रहा होगा यहाँ पे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वायर बना रहा होगा। क्यों? बिकॉज दोनों में करंट तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इस वायर से a डिस्टेंस पे तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, इस वायर से भी a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हो, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ये क्रॉस है तो ये भी क्रॉस है, दोनों को ऐड करेंगे, B1 प्लस B2। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू B2, दोनों सेम है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट था, यहाँ भी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो दोनों को x मान लो या b मान लो, दोनों किसके बराबर है? b के बराबर है, तो b प्लस b क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ b।
पहले एक वायर जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वायर के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें मिलेगा 2B। देख रहे हो मैग्नीट्यूड दोनों में सेम था, फर्क कहाँ था, डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन दोनों सेम था, यहाँ डायरेक्शन दोनों अपोजिट था। अब यहाँ आ जाइए, आपको बताना P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बहुत आसान है, थंब को इसके डायरेक्शन में प्लेस करो, फिंगर्स को घुमाओ, यहाँ पे अंदर इधर बाहर, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। बताओ समझ आया? तो ये था हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये टॉपिक तो आप फटाफट समझ जाओगे। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर बोल लो, सर्कुलर लूप। रेडी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अभी हमारे पास जो स्ट्रेट वायर था, उस स्ट्रेट वायर को अब मोड़ करके एक सर्कल के फॉर्म में कर दो। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट वायर हमारे पास था, अब उस वायर को इस सर्कल के फॉर्म में ब्रेक करना है आपको, मतलब उसको घुमा करके सर्कुलर लूप कर देना है। तो जब ये वायर स्ट्रेट था इस तरह से, तो करंट एक डायरेक्शन में जा रहा था या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा और इसको मैंने घुमा दिया, तो ये सर्कल बन गया। अब करंट ऐसे जाएगा। सर्कुलर लूप में एक बात ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन मैं अपने तरफ से देखूंगा, तुम्हारे तरफ से वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन क्लॉक का डायरेक्शन है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और तुम्हारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मतलब घड़ी देखते हो ना, घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये हो गया मेरे लिए क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारे लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, बट तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज होगा। तो तुम अपने तरफ से देखोगे तो डायरेक्शन अलग होगा, मैं अपने तरफ से देखूंगा तो डायरेक्शन अलग होगा। तो अब हम इस पूरे वायर को एक सर्कल के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। इस वायर के अंदर करंट फ्लो करा दो, करंट आई। वही हमारा स्ट्रेट वायर ही है, उसी स्ट्रेट वायर को हम यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब सर्कल के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब इस सर्कल को बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो। इस पूरे सर्कल को एलिमेंट्स में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ये ले लो, फर्स्ट एलिमेंट, इसके बगल में एक और एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हर एक एलिमेंट को निकाल कर देखो और जूम करो। मान लो ये एलिमेंट तुम निकाल रहे हो, इसको जूम कर रहे हो, तो क्या ये स्ट्रेट वायर है? इसी तरह से मान लो तुम इस एलिमेंट को निकाल रहे हो, इस एलिमेंट को भी निकालोगे बाहर, तो क्या ये भी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में? ठीक है, दैट मीन्स ये जो सर्कुलर वायर है, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट वायर को मिल करके बना है, ये कंप्लीट सर्कुलर वायर। तो जो डायरेक्शन, जो रूल हम स्ट्रेट वायर के लिए यूज़ करते थे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, सेम रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ देखो, ये करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा वायर है, यहाँ से काट करके हम स्ट्रेट वायर देख रहे हैं। उस स्ट्रेट वायर में करंट सीधा, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर ऐसे गया इधर अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा लूप के बाहर, वो आएगा इनसाइड। लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? इनसाइड द प्लेन। ये करंट था, तो थंब को इस डायरेक्शन में रखा गया, यहाँ पे अंदर, इधर से बाहर, तो यहाँ पे आया डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन और यहाँ पे आया आउटसाइड द प्लेन। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये देखो, ये डायरेक्शन ऐसे है इधर, ये डायरेक्शन उधर गया, उधर गया, थंब को उधर रखेंगे इस तरह से। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स को घुमाओ, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ऊपर आ जाएगा क्रॉस। सेम ये हो गया, इसमें भी करंट को नीचे के डायरेक्शन में लेना है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये, ठीक है। करंट फिंगर्स घुमाएंगे तो इधर से अंदर, इधर से बाहर, तो यहाँ पर भी आउटसाइड द प्लेन, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर इनसाइड द प्लेन, यहाँ पे आउटसाइड द प्लेन। अब इधर आ जाओ, थंब उधर, थंब उधर, करंट उधर जा रहा है, थंब उधर करो, फिंगर्स को ऊपर से निकालो, नीचे से अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा आउटसाइड, यहाँ से हो जाएगा इनसाइड।
अब अगर इसके चारों तरफ हमें फील्ड का डायरेक्शन बनाना है या फिर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का शेप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? सब में कंसेंट्रिक सर्कल्स तो होगा ही, सबको पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो क्या ये ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा? या ये बाहर निकला यहाँ से और इधर से अंदर जाएगा पीछे तरफ से, ये इसी तरह से यहाँ पे यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, ये पीछे वाला पोर्शन, तो ऐसा होगा, यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा बनेगा डायरेक्शन। ये अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकला, सॉरी यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से अंदर, तो ऐसा होगा, देखो ये होगा, यहाँ से बाहर निकलता हुआ और यहाँ से अंदर जाता हुआ, इसी तरह से यहाँ से बाहर निकलता हुआ, यहाँ से अंदर जाता हुआ, ये पीछे वाला साइड है, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। अब केवल एक सर्कल तो बनेगा नहीं, हम जानते हैं स्ट्रेट वायर के कारण कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बनने लगते हैं। एक सर्कल इसके बाद ये बना, फिर एक सेकंड रुक जाना, इसको बस समझना, क्योंकि ये जो ना है 3D में बनता है ये डायग्राम, तो इसको थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो आपको बनाकर मैं समझा दूँ। तो दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, ये दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, इधर से कंप्लीट होगा दूसरा सर्कल, फिर एक और सर्कल ऐसा बनेगा, फिर एक और सर्कल ऐसा बनेगा, फिर एक और सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वायर कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये वायर ऐसा रखा हुआ है। इस वायर को अगर मैं उठाकर ऐसे ले आऊँ तो अब देखो, ये वायर ऐसे था, ये वायर ऐसे था, इसको उठाकर मैं बाहर ले आ रहा हूँ और ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वायर को उठा करके मैं सामने ले आऊँ, ये आया सामने ऐसा, ये वायर हमारे पास बोर्ड पे था ना, इसको बाहर निकाल कर ऐसे देखो, फिर इसको ऐसे घुमा दो, ठीक। अब ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, ध्यान दो, यहाँ पे करंट ऊपर, यहाँ करंट नीचे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। लास्ट में जो सर्कल बनेगा बिल्कुल सेंटर से पास करता हुआ, ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये बनेगा इस एलिमेंट के कारण। फिर इस एलिमेंट के कारण जब तुम देखोगे, ये वाला एलिमेंट के कारण देखोगे, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, ये भी कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा इसके चारों तरफ, इस एलिमेंट के कारण ये, तो इस वाले एलिमेंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसा बनेगा इसके चारों तरफ सर्कल, और सेंटर में आते आते बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम केवल ये एलिमेंट देख रहे हैं और ये एलिमेंट देख रहे हैं। इसी तरह जो शेप यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, सेम शेप इस एलिमेंट के कारण भी आएगा, इस एलिमेंट के कारण आएगा, इसके बगल वाले एलिमेंट के कारण भी आएगा, इसके बगल वाले एलिमेंट के कारण भी, इसके बगल वाले एलिमेंट के कारण भी। अब सोचो, इस पूरे सर्कुलर लूप में इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स कितने होंगे? मान लो तुम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो, इसके बगल में एक और एलिमेंट, इसके बगल में एक और एलिमेंट, इसके बगल में एक और, इसके बगल में एक और, इसके बगल में एक और, तो हर एलिमेंट अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा जो इसके चारों तरफ बन रहा होगा। मान लो ये एलिमेंट ले रहे हो तो इसके चारों तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसके बगल ले रहे हो तो ऐसा बन रहा होगा, इसके बगल में ले रहे हो तो ऐसा बन रहा होगा। मतलब इस तरह से बहुत सारा फील्ड लाइन्स बन रहा होगा, ये नीचे जाता हुआ, ये कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। दैट मीन्स बहुत सारे सर्कल्स, बहुत सारे फील्ड लाइन्स मेरे तरफ आ रहे होंगे अंदर से, और इधर से बाहर जा रहे होंगे, फिर ऐसे अंदर आ रहे होंगे, फिर इधर से तुम्हारी तरफ जा रहे होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो सर्कुलर लूप है, इसके कारण भी एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। लूप जो होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह ही दिखाई देता है, बट जो एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं वो एलिमेंट, अगर हम ये पार्ट और ये पार्ट को लें, ये दो एलिमेंट को लें अगर, तो इसके कारण अगर हम देखें तो सेंटर पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ आ रहा है? सेंटर में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन सेंटर पे क्या होता है? ये फील्ड लाइन ऐसे जा करके वापस पीछे से आगे आ रहा था, मतलब ये कुछ ऐसा डायरेक्शन था यहाँ पे, है ना, ये ऐसे गया, अंदर गया, फिर बाहर आया, मतलब यहाँ से बाहर आ रहा था ये डायरेक्शन, यहाँ से बाहर आ रहा था ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और सेंटर पे ये डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये बाहर आता हुआ हमारे तरफ, ये हमारे तरफ बाहर आता हुआ। अब इसे देखो, यहाँ से ये बाहर जा रहा था इधर, ये ऐसे घूम रहा था, तो ये भी ऐसे घूमेगा, ये डायरेक्शन, ये और ये। देख रहे हो, पहले वाले फील्ड के कारण, पहले वाले एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट 3D है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया। मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको समझ लो। ये जो ऊपर वाला एरो है, ये ऊपर वाला एरो इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, अगर हम इस लूप को ऐसे करके देखते हैं, ये लूप है हमारे पास यहाँ पे, इस लूप को तुम ऐसे करके देखोगे, इस लूप को ऐसे उठा कर या ऐसे ही देखो, तो ये नीचे जाता हुआ फील्ड नहीं है, ये सामने आता हुआ फील्ड है। ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ये सामने बाहर ऐसे आ रहा है, सीधा सीधा, फिर ऐसे घूमा, फिर बाहर ऐसे, फिर ऐसे घूमा, फिर बाहर ऐसे। तो ये जो फील्ड है ना, इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण फील्ड ऐसा है,
ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है कंप्लीट। उसी तरह से यहाँ पे ये यहाँ से बाहर आता हुआ कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ जब ये मैग्नेटिक, जब ये करंट ऊपर जाएगा ऐसे, तो इधर इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, इधर ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ, तो इसके कारण फील्ड ऐसे बनेगा, ये ऐसे। लेकिन अभी भी यहाँ सेंटर से अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ एक ही डायरेक्शन, बाहर की तरफ एक ही डायरेक्शन। ये बाहर है लूप का, ये लूप का एक्सटर्नल और ये लूप का इंटरनल। तो किसी भी एलिमेंट के कारण हमेशा लूप के अंदर ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ से अंदर आता हुआ, मतलब यहाँ से घूम करके इसके चारों तरफ घूम करके अंदर आता हुआ। तो अगर सबके कारण देखोगे तो सबके कारण फील्ड लाइन, मान लो ये मेरे पास 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स इस पूरे फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फील्ड लाइन पूरा बाहर आता हुआ, यहाँ से फील्ड लाइन बाहर आता हुआ, ठीक है। तो इस सारे एलिमेंट के कारण सेंटर से जो फील्ड लाइन निकलेगा ना, सेंटर में इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा कि बिल्कुल आपको एक एरो की तरह दिखेगा, कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बीच वाला है, सारे एलिमेंट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें मिला, सेम डायरेक्शन में, तो तुम क्या करोगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐड कर दोगे, सेम डायरेक्शन में सब ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, सारे के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारा बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो सबको ऐड कर दोगे, क्या तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? यस, बताओ, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम इस लूप का सेंटर इमेजिन कर ले यहाँ पे, तो इस सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा होगा। इस लूप में सेंटर पे फील्ड लाइन मैक्सिमम होगा, फील्ड लाइन इज मैक्सिमम कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका शेप कैसा होगा? अगेन इसका शेप कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा, बट जैसे जैसे तुम इस लूप के सेंटर में पहुंचोगे तो लाइन स्ट्रेट होता जाएगा और सेंटर पे आकर के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये लाइन धीरे धीरे स्ट्रेट होता जा रहा है और सेंटर पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलेगा। तो ये है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू कंसेंट्रिक, ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, उस डायग्राम को थोड़ा समझिए। ये प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है। अब हम इस प्लेन में क्या करेंगे, इस लूप को प्लेन में 2 होल करेंगे, एक होल यहाँ पे करेंगे, एक होल यहाँ पे करेंगे, और इस लूप को उस प्लेन के अंदर ऐसे डाल देंगे, ऐसे। ये मान लो ये मेरा हाथ कंप्लीट एक प्लेन है, प्लेन में 2 होल किया गया, होल करने के बाद इस लूप को ऐसे डाल दिया गया। तो 2 पॉइंट्स देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो बोर्ड के ऊपर आएगा या फिर जो इस सरफेस के ऊपर आ रहा होगा, ऐसा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम 2 एलिमेंट मानेंगे, क्योंकि जब तुम इसको मैं किस तरह से समझाऊँ, आपको समझ आना चाहिए, टाइम जितना भी लगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है मेरे को। देखो, ये एक बोर्ड है कंप्लीट, या एक कार्डबोर्ड मान लो, एक प्लेन सा सरफेस है। इस सरफेस में 2 होल करो, एक होल करो यहाँ, एक होल करो यहाँ पे, और इस लूप को पूरा इस कार्डबोर्ड के अंदर डाल दो। तो जब ये अंदर चला जाएगा तो कुछ पार्ट इसके बाहर नजर आएगा, कुछ पार्ट इसके अंदर नजर आएगा। ये हो गया अंदर वाला पार्ट, ऊपर हो गया बाहर वाला पार्ट। तो जहाँ पर ये बॉर्डर लाइन है, जहाँ पे ये अंदर गया है 2 होल से, तो वो एलिमेंट देखो, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा और एक एलिमेंट ये आएगा। तो ये 2 एलिमेंट्स बोर्ड के ऊपर होगा, ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर दोनों एलिमेंट्स आ गया। अब इसमें करंट फ्लो कराइए, और ऊपर में कुछ आयरन के फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दो, मतलब आयरन का चूरा इस तरह से स्प्रेड कर दो, और फिर टैप करो, जैसे लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है उसी तरह से टैप करेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के चारों तरफ तुम देखना एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, ऐसा, ये ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। यहाँ पर भी इसके कारण कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, और बीच में एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखेगा बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर तुम्हें बीच में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसा बन रहा होता है, ठीक है, जिसमें बीच में स्ट्रेट लाइन हो जाता है और सेंटर ऑफ द लूप पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम पता करते हैं यहाँ पे कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो पहला फैक्टर देखिएगा, पहला फैक्टर, अगेन यहाँ पे सेम पॉइंट, नंबर 1, फैक्टर्स ऑन विच द करंट कैरिंग ड्यू टू सर्कुलर वायर डिपेंड्स। फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर 1, the strength of the magnetic field due to a current carrying circular loop depends on the magnitude of current. Magnitude of current. Magnitude of current I. जितना ज़्यादा करंट I उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब B is directly proportional to I.
जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा। नंबर टू, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर सेंटर पे, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स ऑन दिस फॉलोइंग फैक्टर्स। हम सेंटर ऑफ द लूप पे ही कैलकुलेट करते हैं इस शेप में। आपसे पूछा जाएगा लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मतलब कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब देखो, जितना ज़्यादा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा इस कॉइल का उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। कैसे? जैसे इस लूप में मेरे पास 2 टर्न्स हैं, 2 वायर है, मैंने 2 कॉइल से ये वायर बनाया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स में 2 है, 1 और 2। अगर सिंगल कॉइल से करंट बनाओगे ना तो एक वायर में करंट फ्लो करेगा, 2 टर्न हो गया तो 2 वायर में करंट फ्लो कर रहा है, 3 टर्न हो गया तो 3 वायर में करंट फ्लो कर रहा है, 4 टर्न हो गया तो 4 वायर में करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि हर एक टर्न के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एडअप होता जाता है। मान लो एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया 5 टेस्ला, दूसरे वायर के कारण आया 5 टेस्ला, तो अगर 2 टर्न कर दोगे तो 5 + 5 10 टेस्ला का बीच में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा तुम्हें। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा कि जैसे जैसे तुम इस सेंटर से दूर जाओगे, ये लूप है तुम्हारा, ये सेंटर है, जैसे जैसे इस सेंटर से तुम दूर जाओगे एक्सिस पे, इसे कहते हैं एक्सिस, ये जो है ना ये लूप का, सर्कुलर लूप का एक्सिस कहलाता है, इसे एक्सिस कहते हैं। तो ये हो गया सेंटर से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे एक्सिस पे तो फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाता है। सेंटर से जैसे जैसे तुम बाहर आओगे तो फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाता है। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ये। तो नंबर ऑफ या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, या फिर इसे तुम रेडियस भी बोल सकते हो। पहले डिस्टेंस समझ लो एक्सिस में, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन द एक्सिस, ये कैसे डिपेंड करेगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस से, ये लूप है, ये सेंटर है, एक्सिस से जितना दूर जाओगे तुम फील्ड स्ट्रेंथ उतना कम होता जाएगा। अब रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है देख लो। मान लो तुम एक छोटा सा सर्कुलर लूप बना रहे हो, ये उसका रेडियस है, और एक बड़ा लूप बना रहे हो, ये उसका रेडियस है। तो किस पे क्या लगता है तुम्हें, कौन से लूप में फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे ज़्यादा मिलेगा? जाहिर सी बात है इसमें मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो सेंटर के करीब हो गया। तो जितना ये वायर जितना पास होगा सेंटर से उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। रेडियस जितना बड़ा करोगे तो ये करंट एलिमेंट बहुत दूर चला जाएगा। मान लो कि तुम और बड़ा सर्कल बना रहे हो तो ये वायर बहुत दूर चला गया सेंटर से, तो फील्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। तो फोर्थ फैक्टर लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। कैपिटल आर से मैं रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और स्मॉल आर से मैं डिस्टेंस ऑफ द लूप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस में ये वाला है, ये हो गया आपका लूप, ये सेंटर से एक्सिस की तरफ इतना, ये आर है। जितना दूरी बढ़ाओगे आर का उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्लियर? तो ये है फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका। अब इसमें भी सारा चीज़ वही है जो आपको स्ट्रेट वायर में मिला था। इसमें आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। फिलहाल इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपकी तरफ आ रहा था। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा दोगे तो क्या होगा, इसका फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड अब आपकी तरफ से मेरी तरफ आएगा, मतलब आपसे मेरी तरफ इस डायरेक्शन में आएगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे से आपकी तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर सेम वही होगा। करंट बढ़ा देने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अगर कम करना है तो ये सारा पॉइंट्स है, फैक्टर्स इस तरह से ये डिपेंड करता है। अब बात आती है कि अगर ये मैग्नेट है तो आप मेरे को बताइए इसका पोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेट बना तो उस सब्सटेंस का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो लूप में अगर लूप ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर पाता है तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर ये लूप मैग्नेट बन चुका है तो आप मुझे ये बताओ
कि इसका पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, कैसा हो, क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉक के डायरेक्शन में, जिस तरह से क्लॉक का कांटा, सुई जिस तरह से घूमता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, है ना। अब इसमें देखो तुम एस बना सकते हो ऐसे, और एस का दोनों एंड को एक्सटेंड कर दो, यहाँ से ये एक्सटेंड कर दो, यहाँ से ये एक्सटेंड करो, तो साउथ पोल एस लिख लेना है। अगर एस के डायरेक्शन में है मतलब वो एस फॉर साउथ पोल, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। जिधर से करंट का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ पोल और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। बोलो समझ आ गया, ठीक। जिधर से आपको करंट का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखे दैट इज साउथ पोल, और उसके ऑपोजिट वाला नॉर्थ पोल। जैसे यहाँ देखो ये लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है ये, इसमें करंट मैं इस तरह से फ्लो करा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। ये लूप है, ध्यान से देखना, ये लूप है, इसमें इमेजिन करो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी तुम्हें कौन सा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हारे लिए ये सामने वाला पोर्शन कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। अगर ये सामने वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है तो पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, साउथ पोल होगा। एंड वी ऑल नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब नॉर्थ से आएगा साउथ में घुस जाएगा। तो सामने वाला ये जो पोर्शन है, सामने वाला ये जो पोर्शन है सामने वाला, ये कौन सा पोल है हमारे लिए, ये नॉर्थ पोल है, और ये पीछे वाला कौन सा है, साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा फील्ड लाइंस, मतलब ये नॉर्थ और इधर साउथ। तो नॉर्थ से आपके डायरेक्शन, आप जिस तरह से देख रहे हो, आपसे ये निकलेगा ऐसे एरो की तरह, ये एरो है, ऐसे जा रहा होगा फील्ड लाइंस, ऐसे जा रहा होगा, फिर घूम करके फिर वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर घूम करके वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो अगर हम इस लूप को ऐसे कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लूप मेरे पास ऐसा है और इसमें मेरे लिए डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज। जब मैं इसे देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज, मतलब ये रहा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लूप का। आपके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज होगा फॉर श्योर, क्योंकि अगर ये मेरे लिए डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तुम्हारे लिए क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे लिए, तो क्लॉकवाइज में मेरे लिए कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। तुम्हारे लिए कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से नॉर्थ से अंदर की तरफ देखना है, ठीक है। नॉर्थ से ऐसे मत लाना, हमेशा अंदर की तरफ देखना, क्योंकि इस साइड पे बन रहा है ना नॉर्थ, और इधर बन रहा है साउथ। आगे में नॉर्थ है और इधर में साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ। एक सेकंड रुक जाओ, लेकिन हम अंदर बात कर रहे हैं ना, हम बाहर बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सो सॉरी। हम अंदर में बात कर रहे हैं, तो हम बार मैग्नेट के अंदर क्या देखते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है और बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ये याद रखना। हम कहाँ देख रहे हैं, हम लूप के अंदर देख रहे हैं, हम लूप के बाहर नहीं देख रहे हैं, लूप के अंदर देख रहे हैं। तो जब मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज है मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो मेरे लिए ये साउथ पोल हो जाएगा, इधर वाला पार्ट, और ये सामने वाला पार्ट तुम्हारे लिए नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब लूप के अंदर ये इंटीरियर ऑफ द लूप हो गया, ये बाहर का पोर्शन हो गया लूप का, ये वाला, ठीक है। ये बाहर का पोर्शन हो गया और ये अंदर का पोर्शन हो गया। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, तो ये होगा साउथ से नॉर्थ। मेरे तरफ साउथ है, तुम्हारे तरफ नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मतलब ये नीचे, ठीक है, फिंगर नीचे, इधर थंब नीचे, यहाँ से फील्ड अंदर, ये साउथ तुम्हारी तरफ, तो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। इसमें देखकर बताओ कि सामने वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, सामने वाला डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ पोल और पीछे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ पोल। बन गया मैग्नेट। मैग्नेट में होता है ना नॉर्थ और साउथ, बन गया मैग्नेट। तो यस, करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेट एंड इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप इसका डायरेक्शन बताइए, आप बताइए कैसे स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। क्या है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड वायर से
बना हुआ कॉइल होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम जिस तरह का मैं कॉइल लेकर आया हूँ उसी कॉइल को आप पेंसिल के ऊपर इस तरह से रैप कर दो, क्लोज, बहुत क्लोज रैप करना, इस तरह से क्लोजली रैप कर दो और यहाँ से 2 टर्मिनल्स बाहर निकाल दो। ये 2 टर्मिनल्स हमारा बाहर आ गया और इसको किसी बैटरी से जोड़ दो या किसी तरह जोड़ दो कि इसमें करंट फ्लो करने लगे। ये हो गया करंट फ्लो। अब कोई भी करंट कैरिंग वायर जब हम लेते हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस सोलेनॉइड के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसमें खास बात ये होता है कि सोलेनॉइड के कारण बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनता है जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में बनता है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए क्या है, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये हो गया साउथ पोल मान लीजिए। तो नॉर्थ से निकलता हुआ साउथ में टर्मिनेट करता हुआ, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में टर्मिनेट करेगा। देन अगेन दूसरा फील्ड लाइन ये रहा, नॉर्थ से निकला साउथ में टर्मिनेट कर गया, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। इसी तरह का फील्ड लाइन इस बार मैग्नेट, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी बनेगा। मान लो कि यहाँ पे करंट पीछे से जा रहा है, ये करंट पीछे से जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और फिगर बनाकर दिखाता हूँ। पहले डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। अ सोलेनॉइड इज, अ सोलेनॉइड is a tightly wound helical coil of insulated wire, मतलब एक पेंसिल ले लो और इसमें बहुत ही क्लोजली पैक करके एक वायर को रैप करो, इस तरह से कॉइल बनाओ। उसके बाद इस पेंसिल को निकाल दो तो जो कॉइल तुम्हें मिलेगा दैट विल बी अ सोलेनॉइड। अब इसका डायग्राम साफ साफ बनाने के लिए, समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा पेंसिल, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। और इसका जो मैं डायग्राम बनाऊंगा ये केवल ऊपर वाले पोर्शन का होगा, मतलब ये पेन के ऊपर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉइल, करेक्ट। इसके बाद हम इस कॉइल को बाहर निकाल लेंगे, इस वायर को ऊपर से लाकर बाहर निकालेंगे। यहाँ से अंदर जा रहा है ये, ठीक है, ये वायर अंदर जा रहा है, इधर से ये अंदर गया, ऊपर से आया, फिर ये बाहर आ गया। तो करंट हम यहाँ से फ्लो कराते हैं, करंट आई यहाँ से गया और यहाँ से आ गया बाहर, ठीक है। और इसके बाद ये बांधने के बाद ये बीच से ये कोर को निकाल लो, इसे कहते हैं कोर ऑफ द सोलेनॉइड। अंदर का जो पोर्शन है ना, इसे कहेंगे कोर ऑफ द सोलेनॉइड, कोर ऑफ सोलेनॉइड, कोर ऑफ सोलेनॉइड। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसमें हर एक लूप को देखोगे, मतलब यहाँ से गया, एक रिंग बना, फिर दूसरा रिंग बना, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो एक रिंग निकालो, ये एक रिंग क्या तुम्हें सर्कुलर लूप जैसा नहीं दिख रहा है? ये सर्कुलर लूप है। तो इस एक रिंग से हम डिसाइड करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या है और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा। जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें पीछे से ऐसे वायर गया है, देखो ये पीछे से वायर गया है और यहाँ से बाहर आता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ, तो वायर ऐसे पीछे से गया है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन है, देखकर बताइए, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो करंट इधर क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ। कौन सा पोल होता है? साउथ। अगर ये साउथ पोल है तो ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से देखो, ये वायर बाहर आया ऐसे, ठीक है, ये पीछे से बाहर आया, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से पहचानना है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किधर से वायर अंदर जा रहा है, किधर से वायर बाहर आ रहा है, पता नहीं चल पाता। तो अपना डायग्राम को क्लियर रखना, ये बाहर आता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पीछे से आगे आया है, देखो पीछे से आगे आया, पीछे से आगे मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। तो इधर हो गया हमारा सोलेनॉइड का साउथ पोल और इधर हो गया नॉर्थ पोल। तो हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा और साउथ में जाकर टर्मिनेट कर जाएगा।
फिर यहाँ से अगेन एक फील्ड लाइन निकलेगा ऐसा, तो नॉर्थ से निकला ये, इधर से नॉर्थ से ये निकला, एक और फील्ड लाइन बना लीजिए, अच्छा लगेगा। तो ये हो गया दूसरा फील्ड लाइन कुछ ऐसा। फिर यहाँ से एक और फील्ड लाइन बना लो ये, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट ये और ये। क्या ये फील्ड लाइन एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह नहीं है? यस, ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह ही फील्ड लाइन बनाता है। और अंदर में देखो, बाहर में तो सोलेनॉइड का फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ है, बाहर में नॉर्थ से साउथ, बट अंदर में ये हो जाता है साउथ से नॉर्थ। ये नॉर्थ से साउथ ऐसे गया, फिर अंदर में ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ, अंदर में हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। और ख़ास बात ये है कि अंदर की तरफ सोलेनॉइड के कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें मिलता है, ये पैरेलल फील्ड लाइन्स मिलते हैं अंदर में। अंदर में पैरेलल फील्ड लाइन्स मिलते हैं, पैरेलल फील्ड लाइन्स, पैरेलल फील्ड लाइन्स मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, फील्ड लाइन्स यहाँ पे बहुत क्लोज है, मतलब इसका स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइन मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे बाहर आओगे फील्ड लाइन घटता जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर ये पॉइंट नंबर 1 है और ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है, तो सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलेगा आपको? सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है, पहला पॉइंट। सोलेनॉइड के अंदर कैसा फील्ड लाइन्स होता है? यूनिफॉर्म, क्योंकि पैरेलल लाइन्स है ना, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाता हुआ, डायरेक्शन भी याद रखना है। अंदर में सोलेनॉइड के अंदर में डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ और बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ, जैसे यहाँ पे मैग्नेट में होता था। और मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा? अंदर में मिलेगा, एट द सेंटर, एट द कोर ऑफ द सोलेनॉइड यू विल गेट मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ। फिर जब बाहर आओगे तो पोल्स पे उससे कम पोल्स पे, और सबसे कम यहाँ पे, सबसे कम बाहर कहीं पे भी, पोल्स में उससे ज़्यादा और सेंटर में कोर में सबसे ज़्यादा। तो फील्ड स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, तो ये हो जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ एट द फर्स्ट पोजीशन विच इज़ ग्रेटर देन द फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेकंड पोजीशन विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द फील्ड स्ट्रेंथ एट द थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन से फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम, सेकंड पोजीशन पे उससे ज़्यादा और फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा। तो ये तरीका होता है सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड करने का और फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ पता करने का। अब क्योंकि ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट है, तो सवाल ये आता है क्या हम इस सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में? तो बिल्कुल हाँ, अलाइन होगा, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है और बार मैग्नेट की तरह ही फील्ड लाइन्स को बनाता है। करेक्ट। अगर हम इस सोलेनॉइड का फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, कोर का मैग्नेटिक सोलेनॉइड का कोर का फील्ड स्ट्रेंथ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड? सो द फर्स्ट फैक्टर इज it depends on the current flowing in the solenoid. Magnetic field in a current carrying solenoid is directly proportional to the current. ठीक है, करंट बढ़ा दो कोयल का करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, कितना टर्न का सोलेनॉइड आप बना रहे हो। मान लो तुम यहाँ पे 100 टर्न बना रहे हो और एक दूसरा सोलेनॉइड है जिसमें 200 टर्न है, ठीक है, कॉइल्स 200 कॉइल्स है, तो हर एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अगर सारा कॉइल बनाने लगे तो सारा मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। मान लो कि एक कॉइल 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और इसमें तुम 5 कॉइल या 10 कॉइल तुम बना रहे हो, तो एक अगर 5 टेस्ला बना रहा है तो 10 कॉइल कितना बनाएगा? 10 × 5 50 टेस्ला बनाएगा। सारे कॉइल्स के कारण, सारे लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा, दैट मीन्स एन, कैपिटल एन पे, ठीक है, कैपिटल एन पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है नंबर 3, इसके मीडियम पे, इसके कोर में क्या मीडियम तुम रख रहे हो, इसके अंदर क्या है। अगर इसके अंदर एयर है या इसके अंदर आयरन का कोर है, अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दोगे, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल सबसे अच्छा मटेरियल होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। अगर एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इस सोलेनॉइड के कोर में तुम डाल दोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसका मैग्नेटाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होता है और बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। तो कोर ऑफ द मीडियम को अगर हम चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम सोलेनॉइड का बढ़ा सकते हैं। कोर ऑफ द सोलेनॉइड में क्या रखना है? कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखना है। क्या, कौन सा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? आपके सिलेबस में सॉफ्ट आयरन कोर बोला गया है, सॉफ्ट आयरन का कोर। कोर कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का कोर होना चाहिए। तो 3 फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। पहला फैक्टर
करंट इंक्रीज कर दो, इसमें करंट बढ़ा दोगे इसका फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो भी फील्ड बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर इसके कोर पे तुम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दो या फिर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो तो भी इसका फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, जब ये सोलेनॉइड में करंट ऑफ कर दोगे, जब करंट को ऑफ कर दोगे तो ये सोलेनॉइड अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जितने भी मटेरियल्स हमने अभी देखा है, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या फिर सर्कुलर वायर हो या फिर सोलेनॉइड हो, इसमें तब तक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा जब तक कि करंट फ्लो करेगा। करंट को ऑफ कर दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन सारे जो भी तीनों टॉपिक्स हमने पढ़ा, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, ये एक टेम्पररी जैसा मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। करंट ऑफ करने से खत्म हो जाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, करंट ऑन करने से वापस से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाता है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट्स कहलाते हैं। अगर तुम सोलेनॉइड से भी ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कोई सब्सटेंस बनाना चाहते हो तो तुम क्या करो, हम लोग क्या कर रहे थे, इस कोर को हम रैप करके, ये सोलेनॉइड बना करके कोर को निकाल रहे थे, पेन को निकाल ले रहे थे। तो अगर तुम्हें एक अच्छा मैग्नेट बनाना है, अच्छा स्ट्रेंथ का मैग्नेट बनाना है, तुम क्या करो, सॉफ्ट आयरन कोर लो और इसके अंदर डालकर छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जो करंट फ्लो करेगा उसके कारण देखो दो फील्ड बनेगा। एक फील्ड तो वायर के कारण बन रहा होगा और दूसरा फील्ड ये सॉफ्ट आयरन कोर बनाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये खुद को इतना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनने लगता है। एक मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण बनता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के कारण बनता है। दोनों एडअप होकर के एक ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है और उस तरह के सोलेनॉइड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक ऐसा मैग्नेट है जो करंट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मतलब नॉर्मल मैग्नेट। तो ऐसा मैग्नेट जो करंट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बना सकते हैं? व्हेन वी इंसर्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड एंड व्हेन द करंट फ्लोज इन दिस solenoid carrying a soft iron core, this entire solenoid converts to electromagnet. What is an electromagnet? Electromagnet is a strong magnet which produces magnetic field or which creates magnetic field when the current is allowed to pass through the wire. समझ आ गया? तो सोलेनॉइड क्या है? कोर को खाली रखो, कुछ मत रखो, वो सोलेनॉइड है। कोर में क्या भर दो? सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही सॉफ्ट आयरन भरोगे इसके कोर में, वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। करंट ऑन करोगे तो स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करंट ऑफ करोगे स्ट्रेंथ लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट हो गया। ये तब तक के लिए मैग्नेट बनेगा जब तक करंट जा रहा है, करंट ऑफ कर दोगे खत्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस हैं। कैसे कैसे यूजेस हैं? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं बहुत हेवी मशीन्स में या हेवी कंटेनर्स को उठाने के लिए, या फिर हम बड़े बड़े आयरन के ब्रिजेस को, जो कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस होते हैं उसको उठाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मेडिकल पर्पसेस में भी बहुत सारा यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, बहुत जगह पे यूज़ होता है। आप यूजेस देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक ये सारा था। ये कंप्लीट लेक्चर्स, मतलब ये 3 टॉपिक्स, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, ये 3 टॉपिक्स मैंने एक ही लेक्चर में करा दिया, क्योंकि इन तीनों को साथ में समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सारा बिहेवियर एक ही जैसा है। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कौन सा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट आया, मतलब करंट रहेगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण भी एक और बिहेवियर होता है जिसे कहते हैं हम लोग फोर्स वाला बिहेवियर। मतलब दूसरे मैग्नेट को अगर उसके पास रखोगे ना तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट रखो, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक करंट कैरिंग वायर को दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में रखेंगे। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट ये हो गया। तो दोनों को जब सामने लेकर आओगे, साथ में रखोगे, तो दोनों इंटरेक्शन शो करेंगे और रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो चीज़ हम देखने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज के क्लास से मेरे को ये कंफर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या है। तो ये सारे चीज़ों से हमें एक बात तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हम देख रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम करंट का देख रहे हैं, तो ये कौन सा टॉपिक है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है प्रॉपर्टीज़ में या फिर मटेरियल्स में। सो पहले के समय लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग फिनोमेना है, बट ऐसा नहीं है। हम देख चुके हैं कि हम
करंट से क्या बना रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही रिलेटेड फिनोमेना है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड फिनोमेना है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।